अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ और इसके अंदर आज हम तीन ब्रॉडर टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एश्योर करता है कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करेगा और अगर उसने ना किया तो एक थर्ड पर्सन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा। मिसाल के तौर पे ए बी से रिक्वेस्ट करता है कि 10,000 रुपए उसे उधार दे दे और अगर ना वापस किया तो सी कहता है कि मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन पार्टीज होती हैं। एक तो होता है श्योरिटी जो उस काम की गारंटी ले रहा होता है, गारंटर भी उसे कहते हैं और श्योरिटी भी कहते हैं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए या जिसके काम के लिए गारंटी दी जा रही होती है और एक होता है क्रेडिटर जिसको गारंटी आप देते हैं। तो ये तीन पार्टीज होती हैं। अब इसेंशियल फीचर्स इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं? नंबर वन, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होता ये है कि बेसिकली तीन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गारंटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक तो होता है जिसमें दो बंदे आपस में मुआहदा करते हैं और एक कहता है दूसरे को कि अगर मैंने ये काम ना किया तो तीसरा बंदा आपको कंपनसेट करेगा। इसमें फिर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान भी एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान भी होता है और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान भी होता है, क्योंकि ये तीन अलग अलग लोग होते हैं। इस तरह कंसिडरेशन कंसिडरेशन इसमें अब ये है कि एक वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के पूरा करने के लिए जरूरी है। बी, जैसे मिसाल के तौर पे बी रिक्वेस्ट ए टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू, कैसे बी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उधार पे चीजें दे दे। ए एग्रीज इफ सी विल गारंटी द पेमेंट फॉर, और सी अगर उसकी गारंटी देता है तो वो उस पे बेस पे कर देगा। सीज प्रॉमिस टू गारंटी इज द कंसिडरेशन फॉर द ए प्रॉमिस टू सेल द गुड्स। सी जो बीच में अपनी एक गारंटी के तौर पे काम कर रहा होता है तो वही उसकी कंसिडरेशन होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह इसमें भी नहीं होनी चाहिए। राइटनिंग इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, अब गारंटी की टाइप कौन सी हैं? एक तो है एब्सोल्यूट गारंटी। एब्सोल्यूट गारंटी में ये है कि अनकंडीशनली वो जो पर्सन है, वो जो श्योरिटी है, वो प्रिंसिपल डेटर के काम की गारंटी दे रहा होता है। कुछ होती है कंडीशनल गारंटी। कंडीशनल गारंटी में साथ कंडीशन लगाई जाती है कि जी ठीक है, हम इसके इस काम की गारंटी तो देते हैं लेकिन हमारे साथ ये कंडीशन होगी। इस तरह स्पेशल गारंटी होती है, किसी एक पर खास काम के लिए गारंटी दी जा सकती है। फिर एक होती है जनरल गारंटी। उसमें होता यह है कि एक श्योरिटी अपने प्रिंसिपल डेटर के हर काम की गारंटी देता है जो भी उसके साथ डीलिंग कर रहा होता है। इस तरह फिर लिमिटेड और ऑर्डिनरी गारंटी होती है जो एक खास ट्रांजैक्शन खास वक्त के लिए दी जा सकती है। बहुत सूरतों में अनलिमिटेड और कंटिन्यूइंग गारंटी भी होती है कि वो जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसको श्योरिटी कहता है कि आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो मुझे एज ए गारंटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लाइड गारंटी भी होती है। बाद दफा आप लफ्जों में लिख के नहीं कहते लेकिन आपका कंडक्ट ऐसे होता है कि आप उसे इम्प्लाइड गारंटी के तौर पर लेने, एक्सप्रेस गारंटी वाज़ेह तौर पर रिटर्न की जाती है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज बेसिकली the transfer of possession of goods to another person for some special purpose on the condition that he will return the goods after accomplish the purposes। इसे बेलमेंट कहते हैं। ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स हिज क्लॉथ टू बी टू टेलर फॉर मेकिंग सूट। ये इन दोनों के दरमियान एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें दो पार्टीज होती हैं या उन्हें हम प्रॉपर्ली कहते हैं, एक को बेलर कहते हैं और एक को बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स डिलीवर कर रहा होता है, उसे बेलर कहते हैं, और जिसको चीजें दी जाएं उसे बेली कहते हैं। अब इसेंशियल फीचर्स बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो नंबर वन इसेंशियल फीचर ये है कि एग्रीमेंट उनके दरमियान रिटन भी हो सकता है और इम्प्लॉयड भी हो सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स होना इसमें जरूरी है। स्पेसिफिक पर्पस इसका होना जरूरी है, जिस मकसद के लिए चीजें डिलीवर की जाएं। और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजेशन ट्रांसफर की जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की होती है या स्पेसिफिक एसेट की होती है। बेलर का इंटरेस्ट उसमें हो तो सिर्फ ये नहीं कि ओनरशिप हो, इंटरेस्ट भी उसका उसमें हो, तो उस सूरत में ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर ऑफ पार्टीज इसमें दो होती हैं और फॉर्म इसकी उस तरह चेंज हो जाती है और अगेन इसका फिर एक स्पेसिफिक रिवार्ड तय होता है। बेलमेंट की अगर काइंड्स की बात की जाए तो बेनिफिट ऑफ पार्टीज और रिवार्ड टू पार्टीज के हिसाब से इसकी दो टाइप्स बनाई जा सकती हैं। अगर बेनिफिट्स ऑफ पार्टीज के हिसाब से देखा जाए, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, बाद दफा बेलर के बेनिफिट के लिए वो चीजें डिलीवर की जाती हैं और बाद दफा बेनिफिट ऑफ बेली के लिए चीजें डिलीवर की जाती हैं और बाद दफा उन दोनों का उसमें बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी कार मैकेनिक के पास ले जाता है, डिलीवर करता है कि मुझे ये ठीक कर दे रिपेयर में, तो इसमें दोनों का फायदा है, एक की गाड़ी ठीक होगी दूसरे को पेमेंट मिलेगी।
बेलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जिसे कहते हैं कि रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, बहुत दफा बेलमेंट होती है विदाउट रिवार्ड। अब वैसे आपने चीजें किसी को अमानत के तौर पे दे देते हैं, फिर बेलमेंट फॉर रिवार्ड भी होती है, बाद दफा आप चीजें किस्तों पे दे देते हैं, तो ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर राइट्स ऑफ बेलर की बात की जाए तो जिन्हें आप ड्यूटीज ऑफ बेलीज भी कह सकते हैं, तो जो जिसके पास चीजें डिलीवर हो उसने उनकी रीजनेबल केयर करनी होती है। नंबर 2, अनऑथोराइज यूज नहीं करना होता। अगर कोई चीज अमानत के तौर पे आपकी रखवाई गई है तो वो अनऑथोराइज यूज आपने नहीं करना, जितना उसके मालिक ने कहा है उतना ही आप कर सकते हैं। अगर कोई लॉस हो जाए अनऑथोराइज यूज के दौरान तो उसके लिए कंपनसेट करना है। नॉट टू मिक्स गुड विद हिज ओन गुड्स, किसी दूसरे बंदे की चीजों को अपनी चीजों के साथ इस तरह मिक्स अप नहीं करना, और रिटर्न करनी है गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनसेट करना है अगर उसके बाद बेलमेंट की एक्सपायर हो गई और उसके बाद भी आप चीजें वापस नहीं कर रहे। तो ये था जी कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट। इसके अंदर ये चीजें डिस्कस की गई थी। ये जो अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसको अगर ये पेपर में सवाल आ जाए राइट्स ऑफ बेलर उसके तौर पे भी लिख सकते हैं, अगर ड्यूटीज ऑफ बेली आ जाए तो उसके हिसाब से भी इन पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। ये 6-7 पॉइंट की आप रीडिंग कर लें, बेहतर है आप नीचे जो एग्जाम्पल्स दी हैं उनको भी साथ कर लें ताकि इनको लिखना आसान हो। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? आजकल बिजनेस बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, लाजमी नहीं कि हर बंदा हर जगह बैठ के बिजनेस करे, तो बंदे ने अपने काम के लिए एजेंट्स रखे होते हैं। वो जो एजेंट आपके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं उन्हीं के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। इसमें होता क्या है, एक होता है प्रिंसिपल, वो बंदा जिसका बिजनेस होता है और वो अपनी पावर दूसरे को डेलीगेट करता है, और दूसरा बंदा होता है एजेंट जो उस मेन बंदे के तौर के एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है ये कई तरह से बनाया जा सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट से भी बनाया जा सकता है, इम्प्लॉयडली भी हो सकता है, रेटिफिकेशन से भी हो सकता है, यानी एक बंदा आपके बेहाफ पे चीजें बेच दे, आपने बेशक उसे ऑथोराइज ना किया हो, बाद में आप उसे ऑथोराइज कर सकते हैं, और ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत भी हो सकता है। तो इनको देख लेते हैं। एक्सप्रेस एजेंसी तो ये होती है जिसमें आप खुद वाज़ेह तौर पे एक बंदे को अपना एजेंट अपॉइंट करें। एम्प्लॉयड एजेंसी ये होती है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो नहीं, लेकिन सिचुएशन या रिलेशनशिप की बेस पे वो एग्रीमेंट हो सकता है। इस तरह एजेंसी बाय एस्टॉपल भी हो सकती है कि अथॉरिटी के बगैर भी कोई बंदा आपके बिहाफ पे डील कर दे, लेकिन आप उसे उसे बाद में उसको ऑथराइज कर दें या बाद में आप उसको ओन कर लें, तो ये भी हो सकता है। एजेंसी बाय नेसेसिटी भी क्रिएट हो जाती है। बाद दफ़ा ज़रूरत ऐसी चीज़ों की पड़ जाती है कि जो बंदा आप एक बंदा आपके बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो उस सूरत में भी आपके एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी होती है, कोई बंदा जिसको आपने अनऑथराइज ना अनऑथराइज्ड हो आपकी तरफ, लेकिन बहरहाल उससे आपको फायदा हो जाए तो बाद में आप वो रिलेशनशिप ऑथराइज कर सकते हैं। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होती है। बाद दफ़ा लॉ जो होता है वो एक पर्सन को ऑथराइज कर देता है, तो वो आपके तौर पे फिर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। अगर आप एजेंसी का रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म करना चाहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो उसके क्या तरीके हैं? नंबर 1, म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए आप खत्म कर सकते हैं अपना रिलेशन। नंबर 2, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है किसी की भी एजेंसी और रिटर्न कह सकता है कि ये बंदा आज के बाद हमारा एजेंट नहीं होगा। रेवोकेशन बाय एजेंट, एजेंट भी रिवोक कर सकता है कि आइंदा से हम इस पर्टिकुलर कंपनी की चीजें सेल नहीं करेंगे। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंप्लीट हो जाए या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस वक्त भी हो सकती है। टाइम एक्सपायर हो जाए, मिसाल के तौर पे 3 महीने या 1 साल के लिए बनाई गई थी, टाइम खत्म हो गया तो ये भी खत्म। डेथ हो जाए एजेंट या प्रिंसिपल की, वो भी इंसैनिटी की सूरत में भी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की सूरत में भी। इस तरह चेंज ऑफ लॉ हो जाए और प्रिंसिपल और एजेंट बिकम्स एलियन एनिमी, तो उस सूरत में भी। तो ये 10 डिफरेंट वेज हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करें तो राइट्स ऑफ प्रिंसिपल वही हैं जो ड्यूटीज ऑफ एजेंट हैं। इनको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। राइट ऑफ प्रिंसिपल क्या है और ड्यूटी ऑफ एजेंट क्या है? ओबे द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन से मिले उसके मुताबिक काम करे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है जैसे कहा जाए वैसे करे। रिटर्न ऑफ अनड्यू प्रॉफिट, अगर अर्न कर रहा है ज्यादा मुनाफा तो उसको मालिक तक वापस करे। कीपिंग द अकाउंट्स, और रिकॉर्ड मेंटेन करे। कम्युनिकेट करे विद द प्रिंसिपल के जो चीजें आपको भिजवा रहा है और जिसकी कंपनी चीजें सेल कर रही है उसके साथ कम्युनिकेशन करे। वो प्रिंसिपल के डेथ के केस में फिर सारी चीजें एज पर कॉन्ट्रैक्ट उस तरह वापस करें। पेमेंट टू द प्रिंसिपल, जो चीजें बेचे उसकी पेमेंट प्रिंसिपल को
के मुताबिक करे, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो अपनी अथॉरिटी को आगे डेलीगेट कर सकता है, लेकिन एजेंट फर्दर अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। और अगर कोई डैमेजेस रिकवर हो तो उनको करे, और इस तरह इंडेमनिटी टू